नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम शिक्षा मित्र। शिक्षा मित्र में आज हम बात करेंगे महासमुंद जिले की सरायपाली विकासखंड अंतर्गत आने वाली शासकीय प्राथमिक शाला सिंघनपुर की। जी हां, जहां छत्तीसगढ़ सरकार की मजबूत शिक्षा नीति और अधिकारियों के अच्छे मार्गदर्शन से स्कूल की तस्वीर ही बदल चुकी है। आपको बता दें कि शासकीय प्राथमिक शाला सिंघनपुर के संकुल समन्वयक संत लाल मुखर्जी, प्रधान पाठक विनोदिनी बेहरा, मार्गदर्शक और बीआरसी पूर्णानंद मिश्रा के नेतृत्व में सहायक शिक्षक एलबी सुरेश साहू की कड़ी मेहनत से बच्चों का चतुर्मुखी विकास हो रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी और प्राथमिक शाला सिंघनपुर शिक्षकों के कई प्रयासों से आज सिंघनपुर पंचायत ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों से कई पालक अपने बच्चों को इस सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं। साथ ही स्कूल के कई प्रकार के नवाचारों में भी बढ़ चढ़ करके उन्हें सहयोग करते नजर आ रहे हैं। शासकीय प्राथमिक शाला सिंघनपुर के शिक्षक छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं और अपने उच्च अधिकारियों के निर्देशों का परिपूर्ण तरह से पालन कर बड़ी ही गंभीरता से अपनी जिम्मेदारियों का पूर्ण निर्वहन कर रहे हैं और लगातार अच्छी शिक्षा के प्रति समर्पित होकर अपने स्कूल टाइम से आधे घंटे पहले ही सिंघनपुर गांव की गलियों में सीटी बजाते हुए एक एक करके हर बच्चे को अपना साथ स्कूल में पढ़ने के लिए साथ ले आते हैं। उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में प्रधान पाठक विनोदिनी बेहरा और सहायक शिक्षक एलबी सुरेश साहू समय समय पर मोहल्ला क्लास का भी आयोजन करते हैं और इसके साथ ही टीवी और अन्य टेक्नोलॉजी के माध्यम के जरिए बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर उनके भविष्य को गढ़ने का काम कर रहे हैं। पालक भी शासकीय प्राथमिक शाला सिंघनपुर के शिक्षकों की इस कार्यशैली से काफी खुश हैं और छत्तीसगढ़ सरकार एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों के आभारी भी देखे जा रहे हैं। शासकीय प्राथमिक शाला सिंघनपुर में उच्च अधिकारी अच्छे मार्गदर्शन और शिक्षकों की कड़ी मेहनत के साथ ये नतीजा सबके सामने देख रहे हैं। इस स्कूल में बच्चों को अटेंडेंस 100% देखी जा सकती है और बच्चे भी अपने पसंदीदा शिक्षकों के साथ हर चीज की सीख करके सुनहरे भविष्य के लिए अपने नए सपनों को साकार करने की दिशा में अपनी नींव को मजबूत करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए हमारी है स्पेशल रिपोर्ट। झुमरी कहाँ से आई किसी को नहीं मालूम, उसे किसी ने पाला भी नहीं था। वह गली में रहती और गली की डट कर रखवाली करती। गली का हर एक घर उसका अपना घर था। झुमरी
गली मोहल्ले के सभी बच्चों को बड़ी प्यारी थी। बच्चे दिन भर उसे घेरे रहते, अपने माँ बाप के रोकने पर भी न रुकते। छिपा छिपा कर रोटी का टुकड़ा ले आते और उसे खिलाते। एक बार झुमरी के 5 पिल्ले पैदा हुए। बच्चों की खुशी का ठिकाना न रहा। हर बच्चा उन्हें छू छू कर देखता और खुश होता। बच्चे कभी कभी उन छोटे पिल्लों को रोटी का टुकड़ा खिलाने का प्रयास भी करते, पर छोटे पिल्ले अपनी माँ का दूध पीकर ही मस्त रहते। तब कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। झुमरी और उसके पिल्ले खुले आसमान के नीचे ही ठंडी रात बिताते थे। दूसरे दिन सब बच्चों ने देखा एक पिल्ला मर गया। तीसरे दिन एक पिल्ला और चल बसा। किसी ने कहा बेचारा ठंड के मारे मर गया, इनका घर बनना चाहिए। सब ने हाँ में हाँ मिलाई, हाँ बेचारों का घर बनना चाहिए। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने घर चले गए। कौन घर बनाने की जहमत मोल ले। सब बच्चों के साथ अमिता भी रोज पिल्लों से खेलती। खेल कर घर आती तो माँ डांटती, तूने जरूर उस पिल्लों को हाथ लगाया होगा, कहना नहीं मानती, चल साबुन से हाथ धो। माँ के कहने से अमिता हाथ धोती, लेकिन एक विचार उसके मन में बराबर घुमड़ता रहता। रश्मि का घर है, दीपक का घर है, मेरा घर है, सबका घर है, झुमरी और उनके पिल्लों का घर क्यों नहीं। वह सोचती, रात में मुझे लिहाफ में भी ठंड लगती है, पिल्लों के पास तो कोई कपड़ा भी नहीं, उन्हें कितनी ठंड लगती होगी। उस रात को अमिता ने डरते डरते अपनी माँ से कहा, माँ, झुमरी और उनके पिल्ले जाड़े में मरते हैं। बाहर वर्षा हो रही है, ठंडी हवा चल रही है, उन्हें अपने घर के बरामदे में बिठा दो ना। माँ पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उल्टे हुए तो आग बगुला होकर अमिता को लगी डांटने, तू तो पागल हो गई है। झुमरी झुमरी के पिल्ले हरदम इनकी रट लगाए रहती है, मैं कल ही इसका इलाज कराती हूँ। नौकर से उन्हें दूर जंगल में छुड़वा दूंगी, न रहेगा बाँस न बजेगी बांसुरी। चल चुपचाप बैठकर अपना लिखने का काम पूरा कर। माँ की डांट फटकार सुनकर अमिता सुबकने लगी। कल को झुमरी और उनके पिल्लों को दूर जंगल में छुड़वा दिया जाएगा, यह सोच सोचकर वह व्याकुल हो उठी। रोई और खूब रोई। रोते रोते उसकी आंखें लाल हो गईं। माँ खाना लाई तो उसने उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। खाना रख कर माँ रसोई में काम निपटाने चली गई। 1 घंटे बाद लौटी तो खाना ज्यों का त्यों रखा पाया। अमिता सोई पड़ी थी। माँ ने उसे आवाज़ दी, अमिता चुप। माँ ने उसे झिझोड़ा, वह तिल भर भी न हिली। वह तो न जाने कब से बेहोश पड़ी थी। उसका शरीर गर्म तवे की तरह तप रहा था। माँ की चीख निकल गई। अमिता के पिताजी पत्नी की चीख सुनकर दूसरे कमरे से दौड़े दौड़े आए। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने लड़की की जांच की। तेज बुखार था। उन्होंने एक सुई लगाई। थोड़ी देर बाद लड़की ने आंखें खोल दी। तब डॉक्टर बोले, चिंता की कोई बात नहीं, अब यह ठीक है, उसे आराम करने दें। डॉक्टर चले गए। अमिता को शीघ्र ही फिर नींद आ गई। माँ को अभी तक नींद आई भी न थी कि अमिता नींद में बार बार बड़बड़ाने लगी, माँ, पिल्ले कूँ कूँ बोल रहे हैं, उन्हें ठंड लग रही है, इन्हें मेरे पास लिहाफ में सुला दो माँ। माँ ने बेटी को प्यार से थपथपाते हुए कहा, कुछ नहीं है बेटी, चुपचाप सो जाओ। कुछ समय बीता। माँ भी बेटी की पीठ थपथपाती हुई सो गई। मुश्किल से 2 घंटे सोई होगी। अचानक चौंक कर उठ बैठी। अमिता पलंग से गायब थी। एक जगह ढूंढा, हर जगह ढूंढा, अमिता वहाँ कहीं नहीं थी। खटपट सुनकर अमिता के पिताजी भी उठ बैठे।
घर का कोना कोना छान मारा, पर अमिता का कोई पता नहीं चला। माता पिता दोनों परेशान, लड़की कहाँ गई? सोचा पड़ोसियों को जगाएं, पुलिस को सूचना दें। दोनों पति पत्नी बाहर गली में आए और उन्होंने पड़ोसी रहमान साहब के मकान की घंटी का बटन दबाया। रहमान साहब अपनी ऊनी चादर कंधे पर डाले हुए दौड़े दौड़े बाहर आए। रहमान साहब को अमिता के माता पिता ने अपनी परेशानी सुनाई। भाई साहब, अमिता शाम से बीमार थी, वह अचानक घर से गायब हो गई है। यह तो बड़ी परेशानी की बात है, क्या तुम लोगों ने उसे डांटा तो नहीं? रहमान साहब ने पूछा। पति पत्नी दोनों में से कोई उत्तर न दे सका। अचानक रहमान साहब ने गली में दूर तक अपनी टार्च की रोशनी फेंकी। ऐसा लगा कि गली के दूसरे छोर पर कुछ है। वहाँ पहुंचकर सबके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। गली में पड़ी हुई गीली मिट्टी से चुनकर वहाँ एक छोटा सा घर बनाया गया था। पुराने अखबार फैलाकर छत बनाई गई थी। फर्श की जगह पुराने अखबार की गड्डी फैलाकर गुदगुदा बिछौना बिछाया गया था। उस पर सुलाए गए थे पिल्ले, और इस घर के बाहर ठंड में बैठी थी एक लड़की, जिसके शरीर पर एक भी ऊनी वस्त्र न था। वह इस नन्हे से घरौंदे के बाहर बैठी पिल्लों को प्यार से निहार रही थी। वह और कोई नहीं, अमिता थी। वह अमिता थी। वह अमिता थी। नमस्कार। शासकीय प्राथमिक शाला सिंघनपुर से स्वच्छता पर एक गतिविधि हम लोग कर रहे हैं। बच्चों को 2 समूहों में बांटा गया था। बोला गया कि इस नियत जगह पे एक समूह प्लास्टिक को इकट्ठा करें और दूसरा समूह कांच, लोहा आदि अन्य जो कचरे हैं उनको इकट्ठा करें। तो हमने देखा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कचरे में प्लास्टिक का ही ढेर है। मुश्किल से 2-3% ही हमको कांच के या लोहे के अन्य कचरे मिले हैं। तो साथियों, हमको विशेष करके या तो प्लास्टिक का उपयोग कम करना है या प्लास्टिक को स्टोर करके रखना है। जब उसको झिल्ली लेने वाले आएंगे तो रिसाइकल के लिए उनको दे देना है। ये रिसाइकल के लिए बच्चों ने कुछ गतिविधि भी की है, देख सकते हैं। एक छोटा सा प्लास्टिक का बाटल, और इसमें पूरे प्लास्टिक जो घर में जो कचरे बने हैं प्लास्टिक के वेस्ट मटेरियल सबको इसमें डाले हैं ठूस ठूस करके। अगर इसको खोलेंगे तो यहाँ से बाल्टी बाल्टी भर प्लास्टिक के कचरे मिल जाएंगे। तो इसको हम सीधे कचरा उठाने वालों को दे सकते हैं। तो ये एक समाधान है। उम्मीद करते हैं कि ऐसा हमारे साथ साथ आप सभी करेंगे। जय हिंद, जय भारत। साथियों नमस्कार। आज है शनिवार और सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम के तहत आज का विषय है बाल श्रम और बाल विवाह। शासकीय कन्या प्राथमिक शाला सिंघनपुर की यह प्रस्तुति आप देख पा रहे हैं। यहाँ देखिए किस तरह बच्चों को गाय बैल बकरी चराने जैसे काम में लगा दिया जाता है। इससे बच्चों की शिक्षा, उनका शारीरिक मानसिक विकास बुरी तरह से प्रभावित होता है। आप देख पा रहे हैं आप सभी शासकीय प्राथमिक शाला सिंघनपुर की ये प्रस्तुति। यहाँ देखिए एक बच्ची को घरेलू कार्य में लगा दिया गया है। एक बच्ची जो यहाँ बर्तन साफ कर रही है, झाड़ू पोछा का काम कर रही है। बात करें शहर की तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक होटल में एक बच्चे को वेटर का काम दे दिया गया है। इस तरह से उनका शारीरिक मानसिक विकास रुक जाता है, बच्चे पढ़ नहीं पाते। आगे हम देख पा रहे हैं एक बच्ची यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची को देख रेख के लिए घर में रह गई है। आज वो स्कूल नहीं जा पाई, माता पिता ने उसको बच्चे की रखवाली के लिए घर में ही रख दिया है। ये भी एक गंभीर समस्या है। आगे हम देख सकते हैं कि शहर में जो फैक्ट्री होते हैं, अगरबत्ती, माचिस, बीड़ी, चूड़ी बनाने वाले छोटे छोटे कारखाने होते हैं, घरेलू उद्योग होते हैं, वहाँ पर बच्चों को इन्वॉल्व कर दिया जाता है। इससे बच्चे पढ़ नहीं पाते,
उनका शारीरिक मानसिक विकास रुक जाता है। ये बहुत ही हमारे देश के लिए ये दुखदायी स्थिति है, बड़ी ही एक विषम परिस्थिति है। निश्चित रूप से इसको दूर करना होगा हमको। हम सब मिलकर काम करेंगे तो ज़रूर इन समस्या से हम छुटकारा पा पाएंगे। बहुत बड़ा अपराध है 14 वर्ष से कम के बच्चों को इस तरह से कार्य में लगाना, उनको काम में भेजना दंडनीय अपराध है। समाज में भी इस बात को हमको फैलाना होगा और इसको हमको रोकना होगा। साथियों नमस्कार, धन्यवाद। हमारे विद्यालय के मुक्तेश्वर बलिया विद्यालय के सबसे होनहार और जो पढ़ाई में विद्यालय के सभी कामकाज में हमेशा अग्रणी रहते हैं, उस भैया मुक्तेश्वर बलिया का कल जन्मदिवस है और उसके उपलक्ष्य में आज उनका परिवार हमारे विद्यालय को न्योता भोज दे रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, उनको साधुवाद देते हैं। क्लैप के लिए साथ ही मुक्तेश्वर के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। उनका भविष्य उज्जवल हो, आनंदमय सुखमय उनका जीवन हो, विद्यावान बुद्धिमान बलवान बने, ऐसी हम सब की शुभकामना है। पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने विद्यालय को इस प्रकार का अपनापन दिया, प्यार दिया और ये जो परिवर्तन है हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हम उनसे जुड़ पा रहे हैं, उनको विद्यालय में जोड़ पा रहे हैं। ये हमारे लिए अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सब मिल करके न्योता भोज का आनंद लें। भारत माता की नमस्कार, मैं अवधेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम शिक्षा मित्र। शिक्षा मित्र में हम हर बार लाइव प्रोग्राम करते हैं, लाइव होस्ट करते हैं और एजुकेशन से रिलेटेड हर पद्धति पे बात करते हैं, एक्सपर्ट से बात करते हैं। लेकिन आज इस खास प्रोग्राम में हम ग्राउंड रिपोर्ट पे मौजूद हैं महासमुंद जिले के बसना ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक शाला सिंगनपुर में हमारे साथ में शासकीय प्राथमिक शाला के शिक्षक जो हैं साहू जी मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं शिक्षक साहू जी से किस प्रकार से इन्होंने इस स्कूल को जो है डेवलप किया है, कैसे बच्चों को रेगुलर किया है और ख़ास तौर से जो जनसंपर्क की बात होती है, पेरेंट्स को समझाने मनाने की बात होती है, उन्होंने किस प्रकार से पेरेंट्स को मैनेज करके इन बच्चों में एक उत्साह बढ़ाया है, स्कूल को डेवलप किया है। आप मेरे साथ में हमारे साथ में पूरी टीम के जो बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चों से भी देख सकते हैं कि 100 में 100% अटेंडेंस जो होती है ये बच्चों के साथ लेके आए हैं। साहू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम शिक्षा में। नमस्ते जी, मैं सुरेश कुमार साहू, विकासखंड बसना से, शासकीय कन्या प्राथमिक शाला सिंगनपुर। जी, हमारे सामने ये बहुत बड़ी चुनौती थी सर कि बच्चे जो है एक दिन आते थे, 2 दिन नहीं आते थे, रेगुलर नहीं थे। दूसरी बात कि पालक रुचि नहीं ले रहे थे बच्चों को पढ़ाने में और विद्यालय भी वो नहीं आते थे, हमसे कोई संपर्क नहीं साधते थे। तो हमने इसके लिए कदम उठाया कि जुलाई माह भर, जून और जुलाई माह हम जो है शाम को जा कर के पालकों से मिले और उनसे बात की। तो जब बार बार उनके घर गए, उनसे मिले, तो एक प्रकार से उनका संकोच दूर हुआ और अब की स्थिति ये है कि वो हमसे बात करते हैं और कोई भी समस्या होती है तो वो पूछते हैं। दूसरी बात, जब हम विद्यालय में आता हूँ तो सीधे रास्ते में ना आकर के अक्सर उन रास्ते से आता हूँ जहाँ पर बच्चे रहते हैं। तो विद्यालय से पूर्व 15 मिनट पूर्व उस 3 गली है जहाँ पर बच्चे रहते हैं, तीनों गली में घूमते हुए मैं आता हूँ। तो जो बच्चे थोड़ा सा आने के लिए हिचकिचा रहे हैं तो उनको मैं वहाँ प्रेरित करता हूँ, उनको लेकर भी आता हूँ।
तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। तीसरी बात, गर्मी माह में हमने मोहल्ला क्लास लगाया। तो जब हम पालक के घर में, पालक के मोहल्ले में काम करते हैं तो स्वाभाविक है कि विद्यालय के प्रति उनकी सोच जो है बदल जाती है। समर कैंप भी लगाया हमने, तो इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा और आज बच्चे रेगुलर आ रहे हैं, सक्रिय भागीदारी है उनकी। और एक बात कहना चाहूँगा, प्रत्येक बच्चों के पास जो है अब लर्निंग कॉर्नर बन चुका है। और जब लर्निंग कॉर्नर में बच्चे विद्यालय से सामग्री लेकर के जाते हैं, खुद का बना हुआ वहाँ चिपकाते हैं, तो माता पिता उसको देख करके गर्व महसूस करते हैं कि हमारे बच्चे बढ़िया पढ़ रहे हैं। और फिर जो है लगाव बन गया उनका। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसमें पालक जुड़े हुए हैं और कभी भी हमसे फ़ोन करके पूछते हैं, अपनी समस्या बताते हैं। सर, मेरा एक सवाल ये है आपसे कि जिस प्रकार से आपने बताया कि बच्चे रुचि नहीं लेते थे, आप स्कूल से 15 मिनट पहले जो है गांव में आ जाते हैं और गांव में उन गलियों में जाते हैं जहां ये बच्चे रहते हैं, जहां उनके पेरेंट्स रहते हैं, फिर वहां से आप सीटी बजाते हुए जो है आते हैं और बच्चों को घर से निकाल के स्कूल की तरफ आते हैं। तो ये जो टास्क है ये किस प्रकार से चैलेंजिंग रहा आपके लिए? और जिस प्रकार से आपने बताया कि जुलाई के पहले आपने एक मोहल्ला क्लास भी लगाई थी, समर क्लास भी लगाई थी, तो मोहल्ला क्लास का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के एजुकेशन सिस्टम में तो ये मोहल्ला क्लास नहीं है, तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास कहाँ से आया? और ये जो 15 मिनट वाला ड्यूरेशन है, ये गवर्नमेंट तो कहती नहीं कि भी आप जो है 15 मिनट पहले, तो ये कॉन्सेप्ट, ये दो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आए? जी, बताना चाहूँगा सर, जब कोरोना काल था तो उस समय मोहल्ला क्लास की अवधारणा आई थी और मैंने लगाया था। तो मैंने सोचा कि भाई बच्चों को रेगुलर कैसे बना करके रखें, क्योंकि गर्मी छुट्टी होती है तो पढ़ाई से काफ़ी दूर चले जाते हैं। तो 2 घंटे का काम था। पालकों से मिला तो सब ने मुझे प्रोत्साहित किया। एक पालक ने कहा कि मैं सारा व्यवस्था कर दूंगा, उन्होंने कूलर पंखा लगा दिया, अपना बिल्डिंग दिया और पूरा सहयोग मिला उनका। इसी कारण ये सब संभव हो पाया। और रही बात वो 15 मिनट पहले जा कर के सीटी बजा कर के ये बच्चों को बुलाना, तो मुझे याद नहीं है, पर एक शिक्षक हायर सेकेंडरी स्कूल में ऐसा कर रहे थे, वो स्मृति में था मेरा। तो वहाँ से आइडिया मिला कि मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ और ये करता हूँ। बहुत फ़ायदा हुआ सर उसका। मोहल्ला क्लास का किस प्रकार से फ़ायदा हो रहा है? और दूसरी बात ये है कि ये जो मोहल्ला क्लास का कॉन्सेप्ट है इतना ज़्यादा प्रभावशाली हुआ है कि बच्चे उसको अपने दिल में, दिमाग में बैठा चुके हैं। हालांकि देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में ये कॉन्सेप्ट कितना कारगर होता है, शिक्षक के द्वारा इस कॉन्सेप्ट को लाया गया है। हो सकता है कि इंडिया में भी, पूरे भारत में इसको अपनाया जाए। आइए हम जानते हैं साहू जी से कि इसके अलावा उन्होंने किस प्रकार से नवाचार किए, क्या और डेवलपमेंट इस स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों के विकास के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए, साहू जी बताइए। जी सर, मैं नवाचार में एक चीज़ का जिक्र करना चाहूँगा, वो है विज्ञान पिटारा। क्योंकि जादुई पिटारा का कॉन्सेप्ट है हमारे छत्तीसगढ़ में, लेकिन प्राइमरी स्तर पर विज्ञान पिटारा ये नई चीज़ है। तो हमने एक विज्ञान पिटारा बनाया है जिसमें छोटे छोटे प्रयोग उसके अंदर रखे हुए हैं और समय समय पर उसको करते हैं। जैसे पिछले शनिवार को हमने एक वहाँ से प्रयोग किया था कि दिन रात की अवधारणा को क्लियर करने के लिए उसमें एक ग्लोब है, एक मोमबत्ती है, उसकी सहायता से हमने बच्चों को बताया था कि दिन रात कैसे होता है। और इसको हमने यूट्यूब चैनल में भी हमारा है विद्यालय का, उसमें भी डाला और ये पेपर में भी आया था। उसके पहले हमने एक तैयार किया था वर्षा मापी यंत्र। पानी गिर रहा था उस समय, बच्चों ने खूब मज़े लेकर के उसको उस यंत्र को रखा और उसके बाद उन्होंने खुद ऐसा करके दिखाया। बहुत इसका फ़ायदा ये हो रहा है सर कि करके जो सीख रहे हैं उनके दिमाग में रह जा रहा है और ये बचपन से ही एक वैज्ञानिक सोच उनके अंदर डेवलप। मतलब ये कहा जा सकता है कि जो हम किताबों में देखते हैं वो किताबों में ना देख के प्रैक्टिकली सीख रहे हैं, और जब प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो उन्हें पता चल रहा है कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है। जी 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 बिल्कुल, उसको करके जब देखते हैं, सीखते हैं तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। एक नई चीज़ और बताना चाहूँगा कि कुछ स्टोरी है कक्षा 4वीं 5वीं के, तो उसको हमने अपनी आवाज़ में उसको डब किया है और फिर उसमें इमेज डाले हैं। तो उसके बाद वो जो एक वीडियो बनकर तैयार हुआ है बहुत ही आकर्षक, और स्मार्ट टीवी भी है हमारे यहाँ, तो उसमें जब प्ले करते हैं तो बच्चे बड़ा उसको शौक से ध्यान से देखते हैं। और इतना ही नहीं, उसको हमने हमारे बसना ब्लॉक के ग्रुप में, महासमुंद जिला के ग्रुप में उसको डाला है। तो बहुत स्कूलों में इसको दिखाया जा रहा है स्मार्ट टीवी के द्वारा। तो ये आगे भी इस पर हम काम करेंगे और जितने स्टोरी हैं, जितने प्रकार के जो बन सकता है उस पर हम काम करेंगे और बनाएंगे। सर जी, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि हम सरकारी सहायता की बात करें, जिस प्रकार से आपने मोहल्ला क्लास का जिस प्रकार से आपने 15 मिनट पहले आते हैं,
या आप स्मार्ट टीवी कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, तो इसमें सरकारी सहायता का क्या योगदान रहा है? सरकार की तरफ से क्या आपको फंडिंग मिलती है, कोई आदेश मिलता है या कोई सपोर्ट मिलता है अधिकारियों की तरफ से आपकी? जी, विद्यालय में अनुदान आते हैं सर, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम उसी अनुदान में टिके रहें। हमने जो स्मार्ट टीवी लिया है, एक छेरछेरा पर्व हमारे यहाँ आता है, तो गांव में छेरछेरा कूट करके जो राशि मिला उससे पहली बार हमने टीवी लिया, और पिछले बार हमने वही छेरछेरा कूट करके एक साउंड बॉक्स लिया। तो इस तरह से पालकों का सहयोग प्राप्त होता है कि इस त्यौहार में इस तरह से लोग सपोर्ट करने के लिए आते हैं सर। बस हम कदम थोड़ा बढ़ाएं, पूरा समाज हमारे साथ है। यूथ की बात करें तो बाकी टीचर्स हैं, जो यूथ है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे, खासतौर से शिक्षक ने? कि आपने एक बड़ा कॉन्सेप्ट खड़ा किया है कि आप 15 मिनट पहले स्कूल में आ जाते हैं। हम देखते हैं कि सरकारी जो सिस्टम है उसके लिए लोगों के मन में एक अलग ही एक थीम बनी हुई है कि सरकार है मतलब यार आराम से होगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आप अपने स्कूल में तो टाइम पे आते हैं, लेकिन उससे पहले भी आप 15 मिनट पहले आ जाते हैं। और आपने एक और कॉन्सेप्ट किया है कि मोहल्ला क्लिनिक, जबकि गर्मी की छुट्टियों में तो बच्चे जो है घर पे जाते हैं, एंजॉय करते हैं, रेस्ट करते हैं, गर्मी की छुट्टियाँ मनाते हैं, लेकिन आपने मोहल्ला मोहल्ला क्लास जो है वो चालू की, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो उसके लिए और ये जो 15 मिनट का कॉन्सेप्ट है उसको लेके आप यूथ को, अपने जो दूसरे टीचर साथियों को क्या संदेश देना चाहिए? बिल्कुल, मैं उनको कहना चाहूँगा कि उनमें जो एनर्जी है उसको सकारात्मक दिशा में लगाएं, तो निश्चित रूप से एक नया समाज हमको गढ़ना है। और बात ये मेरा या अन्य टीचर का नहीं है, बल्कि ये पूरे शिक्षक समाज का है कि समाज में शिक्षकों की एक अच्छी छवि आए, और हमको शिक्षक समाज के लिए काम करना है। और हमारे भी नवाचारी शिक्षक हैं हमारे विकास खंड बसना में, उनसे हम इसी विषय में बात करते हैं, तो सबकी यही राय होती है कि अब हमको शिक्षक समाज के लिए काम करना है। फिलहाल आज के इस खास प्रोग्राम शिक्षा मित्र में इतना ही। अगली बार फिर से हम एक नए शिक्षक के साथ, नए डेवलपर के साथ, नए कंसल्टेंट के साथ चर्चा करेंगे। शिक्षा के अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे, अलग अलग चीज़ों पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आप देखते रहिए स्वदेश 24।